दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों तो समसामयिकी मई 2020 का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं और वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस वो लिंक भी मिल जाएंगे जो चाहे अप्रैल महीने का करंट अफेयर ले लीजिए, मार्च का ले लीजिए, फरवरी या फिर जनवरी का, तो वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप देख लीजिए क्योंकि करंट अफेयर पिछले 6 महीनों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरू। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा नए स्पेस मिशन सनराइज की घोषणा की गई है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सनराइज नामक जो स्पेस मिशन है अलग अलग तो होते हैं, वो आपको पता है, जैसे अपना चंद्रयान होता है, गगनयान होता है, ठीक है। तो वैसे तो सनराइज नामक ये स्पेस मिशन की घोषणा किसने की है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स। तो दोस्तों ये घोषणा की है नासा ने। नासा तो पता ही है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का ये जो है एजेंसी है नासा। अपनी कौन सी? इसरो है। प्राइवेट एजेंसी कौन सी है जो कि मैं नाम उनका भी भूल रहा हूँ, तो वो है, हाँ, एलोन मस्क नाम है उनका। तो वो स्पेस एक्स जो है उनकी कंपनी है। इस मिशन के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य कैसे विशाल है और सौर कण तूफानों का निर्माण और प्रकाशन कैसे करते हैं। तो सूर्य से संबंधित अध्ययन से ये जो है बातें जुड़ी हुई है। 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ होने वाले इस मिशन के कुछ और फायदे भी हैं, जो कि ये है कि सौर मंडल के कामकाज समझने में सहायता करना और भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को तूफान से बचाने में सहायता करना है। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इस मिशन के साथ जुड़ी है। इस मिशन के अन्य कार्य कौन से दोस्तों? आप देखिए, सूर्य के विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, अंतरिक्ष यान पर मौसम की घटना का प्रभाव कम करने हेतु जानकारी जुटाने की कोशिश करना। तो इस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टारगेट लेके गया है, बट मेन जो है वो ये है कि सौर मंडल का कामकाज समझना, वहाँ पे तूफान कैसे आते हैं, सूर्य इतना विशाल कैसे है, और इन तूफानों का मतलब जो है, इन तूफानों को चलाता कैसे, तूफान शुरू कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने ये उपग्रह वहाँ जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भूकंप और ज्वालामुखी की चेतावनी देने वाला उपग्रह सी आई आर ई एस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो किस देश की स्पेस एजेंसी ने इसे भेजा है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो भूकंप और ज्वालामुखी संबंधी जानकारी देने वाला ये जो उपग्रह है CIRES, ये प्रेषित किया गया अमेरिका की ओर से। नासा द्वारा प्रक्षेपित CIRES यानी कि क्यूब सेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु निर्णयकर्ताओं की तैयारी में मदद हेतु निर्मित किया गया है। तो जो है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु जो निर्णय लेने होते हैं तो उसके लिए पहले से अगर थोड़ी सी तैयारी हो अच्छी तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसी तैयारी को बढ़िया करने में हेल्प करेगा ये उपग्रह, अमेरिका के उपग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST और जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना से लड़ने हेतु रसायन मुक्त कीटाणुनाशक दवा बनाई जा रही है। वो किस पे आधारित? तो रसायन नहीं है, मतलब उसमें अल्कोहल भी नहीं है। तो बिना अल्कोहल का ऐसा सैनिटाइज़र जो कि रोग से लड़ जाएगा, कोरोना से लड़ जाएगा, ये किस जो है एक वो कहते हैं ना कि धातु पे आधारित है। तो ये किस पे दोस्तों? तो सोना आधारित, चांदी आधारित, तांबा आधारित। तो दोस्तों ये है आपके जो है इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ये जो है वो है तांबा आधारित है दोस्तों। विशेषतः चिकित्सकों हेतु निर्मित ये कीटाणुनाशक तरल और गैर ज्वलनशील खतरनाक रसायनों से मुक्त है जो महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कारगर। दोस्तों तांबे की बात यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि तांबा जो होता है दोस्तों वो हमेशा रोग नाशक होता है, कीटाणु नाशक होता है। आपने भी देखा होगा कि कभी भी कोई देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है तो वहाँ पे तांबे का जो है एक कलश प्रयुक्त करते हैं जिसको लोटा बोलते हैं, और कोई भी होता है बर्तन तांबे का होता है। बड़े बुजुर्ग आपने देखे होंगे वो तांबे के बर्तन में खाना खाते हैं, सोने चांदी के बर्तन में भी खाते हैं, बट हर कोई इतना अमीर नहीं होता। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न यही है कि वो कीटाणुनाशक होता है। तो तांबा एकमात्र ऐसी, मेरे हिसाब से तो ऐसी धातु है जिसके ऊपर बहुत कम से कम, मतलब जितना मिनिमम टाइम से जो है रह सकता है कोरोना का वायरस,
तो वो सबसे कम जो है वो तांबे पर ही रहता है। तो दोस्तों ये जो कोरोना से लड़ने तो रसायन मुक्त कीटाणुनाशक है, ये चांदी और तांबे पर आधारित है दोस्तों। तो आप इसको चांदी और तांबा आधारित ही मानिएगा, हालांकि तांबा आधारित भी है पर इसमें कुछ चांदी का पुट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के किसान ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो ये बायो फोर्टिफाइड गाजर जो है वो किस राज्य ने विकसित की दोस्तों? तो वो राज्य है दोस्तों गुजरात। 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जूनागढ़ के रहने वाले वल्लभ भाई वासराम भाई मारवानिया एक किसान वैज्ञानिक है जिनके द्वारा मधुबन गाजर को विकसित किया गया है, जो उच्च बीटा कैरोटीन और लौह तत्वों के साथ एक बायो फोर्टिफाइड मतलब और अधिक जो पौष्टिक गाजर होती है वो किस्म की, जो गाजर की किस्म है जो विकसित की है। गाजर की किस्म जो है वो जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर में लगाई गई है, जो कि वहाँ के 150 से अधिक किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। तो किसान वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करते हुए किसानों को एक लो प्रोफाइल जो होते हैं, मतलब क्योंकि खेती में इतना फ़ायदा नहीं रहता है, तो उनसे निकाल के उनको एक अच्छी उनका एक आर्थिक स्थिति बनाई। तो ये है किसान वैज्ञानिक का कार्य दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारतीय चमगादड़ों को कितनी प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस की पुष्टि की है? तो ICMR के अनुसार कितनी ऐसी चमगादड़ की प्रजातियां जो है वो भारत में मौजूद है जो कि जिसमें जो है ये कोरोना वायरस होता है दोस्तों? तो 1, 2, 4 या 10। तो दोस्तों ये जो प्रजातियां हैं वो होती है 2। पीट रोपस और रोसेट्स नामक ऐसी 2 प्रजातियां हैं, किनकी हैं? चमगादड़ों की है, जिनमें इस वायरस की पुष्टि हुई है। ये 2 प्रजातियां प्रमुखतः केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पाई जाती है। तो वहाँ की प्रजातियां दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए पुल परीक्षण प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो पुल परीक्षण शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य है दोस्तों वो है अपना उत्तर प्रदेश। पुल परीक्षण के अंतर्गत स्वैब यानी कि जो स्वाब जो होता है उसके कई नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है, जिसमें इन नमूनों का परिणाम नकारात्मक आता है तो इससे पता चलता है कि संबंधित स्वैब समूह के सभी नमूने नकारात्मक है, और लेकिन अगर एक भी संग्रह का परिणाम सकारात्मक आता है तो उन सभी स्वैब नमूनों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाएगा। तो नेगेटिव आने पे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, तो आप सारे नेगेटिव समझ लो कि कोरोना संक्रमित होता है, संक्रमण वाला वायरस है। और दूसरा जो अगर सकारात्मक आता है तो सभी के सभी चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा ये फैलने वाली चीज़, एक को होगा दूसरे को हो जाएगा ऐसे। तो इसको कहते हैं दोस्तों पुल परीक्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए पुल परीक्षण प्रारंभ करने हेतु ICMR से अनुमति लेने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो पुल परीक्षण शुरू करने के लिए जो देश का दूसरा राज्य जिन्होंने जो परमिशन ली है तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नवीन प्रवक्ता यानी कि नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रवीश कुमार, अनुराग श्रीवास्तव, विकास स्वरूप या फिर ब्रिजेश मिश्रा। तो विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता बने हैं दोस्तों वो है अनुराग श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस दिनांक से BS4 मानक आधारित वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा? 1 अप्रैल 2019, 30 मार्च 2020, 1 जनवरी 2020 या फिर 1 अप्रैल 2020। तो BS4 मानक आधारित वाहनों का जो पंजीकरण है वो नहीं हो पाएगा, वो तारीख है 1 अप्रैल 2020 यानी कि डेडलाइन है। इसके बाद आप BS6 कंप्लाइंट जो वाहन होते हैं, मानक के ऊपर आधारित जो वाहन होते हैं उनका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन BS4 का नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया कि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम होती है, आधे से भी कम होती है। तो इसीलिए हम लोग सीधे BS6 पे हमने स्विच किया और उसी को जो है अब अपनाया जा रहा है। तो ये सबसे स्वच्छ जो है एक तरीके से उत्सर्जन का तरीका होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2018 के अनुसार कोई भी BS4 वाहन 1 अप्रैल 2020 के बाद से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। इस तारीख से केवल BS6 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मिलेगी। BS4 मानक जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए थे और 1 अप्रैल 2020 तक रहे, 3 साल के लिए। केवल 3 वर्षों में विश्व का सबसे स्वच्छ उत्सर्जन मानक अपनाने वाला एकमात्र देश जो है वो भारत ही है। तो 3 सालों में सबसे बढ़िया
तक पहुंचने वाला, क्योंकि इससे मैंने कहा ना कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस दीपक मेहता और अरुण गुप्ता की बेंच द्वारा की गई सुनवाई के अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के कितने दिन बाद BS4 व्हीकल्स पंजीकृत कराए जा सकते हैं? 10, 5, 7 या 30? तो दोस्तों ये जो संख्या है वो है 10। वे 10% वाहन जो पहले ही बेचे जा चुके हैं और लॉकडाउन के कारण जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, उन्हीं को इस सीमा में पंजीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों लॉकडाउन 21-22 मार्च के बाद, क्योंकि राजस्थान का भी पहले लगा था इंडिया की तुलना में, तो 21 मार्च के बाद मतलब जो है 21 मार्च तक जिन्होंने खरीदे हैं और 21 मार्च के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होना था लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उनको मौका दिया गया है, जो है 10% वाहनों को मौका दिया गया है कि वो आएँ। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो उसके अगले 10 दिन जो भी हो, क्योंकि लॉकडाउन 5 तक चला था, काफ़ी लंबा चला था, तो उसके बाद जो अगले 10 दिन होते हैं उसमें उन 10% वाहनों को मौका दिया जाएगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उनका जब भी रजिस्ट्रेशन का तय था कि उस दिन रजिस्ट्रेशन होना है, उस दिन कोरोना वायरस आके टपक गया एक तरीके से, वो अलग भाषा में कहें तो कोरोना वायरस आ गया और उस कारण हो गया लॉकडाउन। उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा कि नहीं बाद में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद व्हीकल खरीदेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो खरीद नहीं सकते। लेकिन पहले खरीद चुके हैं और किन्हीं मतलब इन्हीं कारणों से, कोविड-19 के कारणों से उनका नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन, तो उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना चालू की गई, जो संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से, ऑटोमोबाइल विनिर्माण से, रक्षा संबंधित विनिर्माण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन से संबंधित जो प्रोत्साहन योजना चालू की गई वो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से संबंधित दोस्तों। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की योजना है। 40,000 करोड़ के बजट वाली इस इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण योजना के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु 4 से 6% प्रोत्साहन, उक्त राशि 4 से 6% प्रोत्साहन जो है राशि दी जाएगी। कहाँ से? इन 40,000 करोड़ के बजट में से। PLI योजना उन 3 योजनाओं का एक भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर यानी कि EMC 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया है। उपयुक्त योजनाएं जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई हैं, जिनके लिए कुल 48,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उन्होंने 2020-21 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर GDP कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया? 1.9%, 1.2%, 3.7% या फिर 2.1%। तो दोस्तों ये 1.9%। IMF ने कहा कि इतनी कम GDP के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था कहलाएगा। हालांकि अनुमान जो है अगर सच होते हैं तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात ये सबसे कम GDP होगी। इस दौरान चीन की GDP 1.2% रहने का अनुमान है, यानी कि हमसे भी पीछे। तो दोस्तों ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि कोरोना संक्रमण का असर हमारी अर्थव्यवस्था पे कम से कम पड़ेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बाजार में कैश फ्लो बनाए रखने हेतु रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का प्रावधान किया? 0.75%, 0.50%, 1% 1.25%। तो दोस्तों ये जो कटौती है वो 0.75 यानी कि 0.25% है। 27 मार्च को की गई इस घोषणा के पश्चात रिवर्स रेपो रेट 5.15% से घटकर 4.40% हो चुका है। इसके अतिरिक्त शक्तिकांत दास ने बैंकों से 3 महीने की EMI माफ़ करने की भी अपील की है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के अंतर्गत आ चुकी हैं और अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।